रमेश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना सब काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों को हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, रमेश के बेटे आरव ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, रमेश की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, आरव ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ आरव, क्यों चिल्ला रहे हो? रमेश की पत्नी कमला ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, आरव ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजाती हो, कमला ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी रामवती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने के वाले कमरे में जाकर बैठ। रमेश बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उनकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। साथ ही उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने की थी, अतः वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को रमेश की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देशधारा में ही उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई हैं। रमेश को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को रामवती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। रमेश बहुत उदास रहने लगा था। इस तरह परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ, आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, रमेश, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? रमेश ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे चाचा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कमला को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, रामवती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रमेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने का पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके मामा जी, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब रमेश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से राजेश के डॉक्टर मामा आ रहे हैं। डॉक्टर राजेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उसका स्वागत किया। क्यों रमेश ही नहीं दिख रही? कहाँ हैं? डॉक्टर राजेश ने उत्सुकता से पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, कमला ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर राजेश ने रमेश की ओर देखा तो रमेश ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर राजेश सब समझ गए, बोले, कल हम दीदी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि रामवती बहुत तेज बुखार में है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर राजेश दौड़कर रामवती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। रामवती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी।
वाह बेटा रमेश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर राजेश ने रमेश को लगभग डांटते हुए बोला। नहीं भाई, रमेश का कोई दोष नहीं। मैं खुद गांव आई थी। रामवती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया दीदी, आप चुप रहिए। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर राजेश ने कमला की ओर व्यंग से देखा। कमला निरुत्तर होकर राजेश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा रमेश, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कमला बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर राजेश की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अब दीदी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर राजेश ने रामवती से कहा। रमेश को काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर राजेश जो उसके मामा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो रमेश को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़कर गया और माँ रामवती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध बहुत बड़ा है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। रमेश ने अग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। कमला को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रामवती से आंख मिलाए। रामवती ने कमला की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और रमेश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से निकाल दूंगी। कमला और बच्चों ने रामवती के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी। माँ के हृदय ने उसको माफ कर दिया।